सादर नमस्ते। पहले बच रहे ओम हम ब्रह्म। आज हम लोग पद रचना प्रकरण में आख्यात अर्थात क्रियाओं का पाठ करेंगे, चर्चा करेंगे। वास्तव में पद रचना में मुख्य रूप से दो ही भेद हैं, नामिक और आख्यातिक। नामिक में संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आते हैं, इनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग आख्यात अर्थात क्रियाओं की चर्चा करेंगे। ये क्रियापद कैसे बनते हैं। नाम शब्दों की चर्चा करते समय हम लोगों ने ये भी जाना था कि संज्ञा और विशेषण शब्द भी बनते धातुओं से ही हैं। धातुओं में कृत प्रत्यय लगते हैं तब वो संज्ञा सर्वनाम नहीं, संज्ञा और विशेषण शब्द बन जाते हैं ना। धातु में जब कृत प्रत्यय जुड़ेगा तो वह संज्ञा या विशेषण शब्द बन जाएगा और उसमें नामिक प्रत्यय लगाने से वह नामिक पद बन जाएगा। नामिक प्रत्यय से भाव कारक प्रत्यय से है, कह सकते हैं। नामिक प्रत्यय को हम कारक प्रत्यय भी कहते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कारक हैं। इनको हम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति के रूप में भी जानते हैं। हाँ, कारक प्रकरण में एक बात बता देते हैं। सामान्यतः लोगों को, कुछ लोगों को जानकारी होती है, नहीं होती है। बहुत महत्वपूर्ण न होते हुए भी कुछ तो उपयोग है उसका। कारक की परिभाषा क्या है, बस इसके थोड़ी सी चर्चा करके हम आज के प्रकरण आख्यातिक अर्थात क्रियापदों पर आएंगे। कारक शब्द का ही अर्थ है करने वाला। क्रिय धातु से ही कारक शब्द बनेगा। करने वाला, कार्य कराने वाला, ऐसा भी कह सकते हैं, तो वो कारक होता है। इसका अर्थ यही हुआ कि जो कुछ क्रिया है, आज हम लोग क्रिया की चर्चा करने वाले हैं, तो उसके संदर्भ को समझ लें। क्रिया वाक्य में वह पद होगा जो बताएगा इस वाक्य में हो क्या रहा, क्या करना है, क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है। यह जिस पद से व्यक्त होगा उसे हम क्रिया कहते हैं या आख्यात कहते हैं। और वो नामिक शब्द, सभी नामिक पद जो इसमें आएंगे वो ये बताएंगे कि इस वाक्य में जो कुछ हो रहा है, जो क्रिया है, उसमें उनकी क्या भूमिका है। वह नामिक शब्द इस क्रिया के करने से किस प्रकार से संबंधित है, इस क्रिया के करने या होने में उसकी क्या भूमिका है, वह क्या कर रहा है। यही उसका कारकत्व है, यही उसका कारक होना है। इसी से पता चलता है कि उसमें कारक कौन सा है। कर्ता कारक अर्थात वही कर रहा है, जो कुछ भी वो क्रिया है उसे कर वही रहा है। हमने कहा बालक पढ़ता है, बालका पठति, तो पठत क्रिया हो गई, पढ़ता है। पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, बालक कर रहा है, वो कर्ता हो गया। क्रिया से सीधे संबंधित होना चाहिए तब वो कारक कहलाता है। सीधा सा अर्थ है, उसकी परिभाषा है क्रिया निमित्तम कारकत्वम। कारक होना क्या है,
क्रिया का निमित्त होना ही कारक होना है। उस क्रिया का निमित्त होना चाहिए, उसे किसी भी रूप में हो, अर्थात उस क्रिया का सीधा प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए। ऐसी परिभाषा भी हम लोगों ने अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ी सुनी है। उस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, सीधा प्रभाव पड़े, भाई जो भी क्रिया हो रही उससे वो प्रभावित। पढ़ना क्रिया है तो बालक पढ़ रहा है तो सीधा प्रभाव उसी पर है, पढ़ना बालक को ही है, वो पढ़ रहा है। बालक पुस्तक को पढ़ रहा है, पुस्तक में कर्म कारक हो गया, तो वो पढ़ रहा है तो पुस्तक को ही पढ़ रहा है, उससे पुस्तक प्रभावित है। पुस्तक के बिना नहीं पढ़ रहा है तो पुस्तक भी कारक है, वो कर्म कारक है। आप कहेंगे घर में पढ़ रहा है या विद्यालय में पढ़ रहा है, तो जिस स्थान पर पढ़ रहा है वह स्थान भी उसमें सहायक उपयोगी है, अधिकरण कारक है। इसी प्रकार से अन्य है, जैसे तृतीया विभक्ति करण कारक, किसके द्वारा पढ़ रहा है, अध्यापकेन पठति, अध्यापक द्वारा पढ़ रहा है, किसी अन्य माध्यम से पढ़ रहा है। किसके लिए पढ़ रहा है, परीक्षा के लिए पढ़ रहा है, विद्या प्राप्ति के लिए पढ़ रहा है या परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पढ़ रहा है। ये चतुर्थी विभक्ति है। संप्रदान कारक के लिए उसका प्रतीक है हमारी अपनी खड़ी बोली में के लिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो सामान्यतः इन विभक्तियों से संबंधित तो हैं, संबोधन और संबंध, इनको कारक नहीं कहते। विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर पर हम लोगों ने कारकों में इनको भी पढ़ा है, संबंध कारक, संबोधन कारक भी बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, सरलता के लिए पढ़ाने में कोई हानि नहीं है, ठीक बात है। लेकिन जिन लोगों ने गंभीर व्याकरण आगे पढ़ी है तो उनके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि उनको यही बताया गया है कि ये कारक नहीं है। प्रथमा विभक्ति से कर्ता भी बनता है, वो कारक है कि जो क्रिया है उसे करेगा तो करता ही, तो वह तो कारक है, सबसे प्रमुख कारक है, प्रथमा विभक्ति है। इसीलिए संबोधन, किसी को हम संबोधन करते हैं, हे बालक, तुम ऐसा करो, उसे संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं, बुला रहे हैं, तो देखेंगे वो क्या करेगा। सामान्यतः उसको कारक नहीं माना गया। मुझे लगता है कि वो संबोधित करते हैं तो उस क्रिया के लिए ही करते हैं। यदि आगे वाक्य पूरा करेंगे तो किसी क्रिया को तो कहेंगे ही। एक प्रकार से वो संबंधित हो भी जाता है। ये तो कुछ आचार्य मानते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। हमने पहले ही कहा ये विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक प्रकरण है तो क्यों छूटे, किसी के मन में प्रश्न आए तो अभी मुझे ध्यान आ गया तो मैंने कहा थोड़ी चर्चा कर देते हैं। संबंध कारक, जैसे हमने सहज भाव से कह दिया, बचपन से पढ़ा है, तो संबंध को षष्ठी विभक्ति से व्यक्त किया जाता है, और षष्ठी विभक्ति को संबंध तो कहते हैं, कारक नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? जैसे अब हमने कहा रमेश का भाई पढ़ता है, रमेश में षष्ठी विभक्ति है, का लगा है, रमेशस्य भ्राता पठति। गुरु शिष्या पठति, गुरु का शिष्य पढ़ता है। तो पढ़ने का कार्य कर रहा है रमेश का भाई या गुरु का शिष्य या किसी का पुत्र। मम पुत्रा पठति, मम मित्रा पठति, मेरा मित्र पढ़ता है। तो पढ़ने वाला मेरा मित्र है, रमेश का भाई है, गुरु का शिष्य है। लेकिन मेरा मित्र पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। उस पढ़ने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा जो भी संबंध है उस मित्र से है जो पढ़ रहा है। रमेश का भाई पढ़ रहा है
तो पढ़ तो भाई रहा है, रमेश का पढ़ने से क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। जो पढ़ रहा है वो उसका भाई है, बस इतना भर संबंध है कि पढ़ने वाला उसका भाई है, पढ़ने से संबंध उस भाई से है, रमेश से नहीं। किसी आचार्य गुरु का शिष्य पढ़ रहा है तो उस शिष्य का एक परिचय भर है कि ये उसका शिष्य है जो पढ़ रहा है, वह आचार्य गुरु नहीं पढ़ रहा है, पढ़ तो वो विद्यार्थी ही रहा। तो पढ़ने का संबंध उस विद्यार्थी से है, उस भाई से है, मेरे उस मित्र से है, परंतु उस गुरु से या रमेश से पढ़ने का सीधा संबंध नहीं है। इसलिए संबंध को या षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता। व्यवहारिक दृष्टि से इसका कोई बहुत महत्व नहीं है, आपको वैसे ही विभक्ति सीखनी है, वैसे ही वाक्य में प्रयोग करना है। इसे आप कह सकते हैं शास्त्रीय विवेचन, एक बौद्धिक जानकारी, एक सूक्ष्म जानकारी कि हाँ भाई इस दृश्य बात तो ठीक है। षष्ठी विभक्ति को हम इस अर्थ में कारक नहीं कह सकते क्योंकि क्रिया से उसका सीधा संबंध नहीं होता। परिभाषा है क्रिया निमित्तम कारकत्वम, कारक का अर्थ ही है कि उस क्रिया को कराने वाला, उस क्रिया को कराने में जिसकी जो कोई भूमिका है तो वही कारक है, क्योंकि संबंध जिससे है तो उस कारक से उसका संबंध तो है लेकिन वह स्वयं कारक नहीं है, तो षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता। हो सकता है षष्ठी विभक्ति जिसके लिए आई है उसका भाई, उसका मित्र, उसका शिष्य वो वहां उपस्थित भी ना हो, वो तो मात्र उसका परिचय भरा है। तो मुझे ध्यान आ गया, मुझे लगा कि प्रकरण छूटे ना किसी के मन में आए तो एक सामान्य सी जानकारी दे दी। यद्यप विस्पष्ट कर दें वो छूटा इसीलिए था, चर्चा इसीलिए नहीं हमने की, इसका कोई बहुत महत्व है नहीं। आगे और प्रकरण आएगा विस्तार से, जब इसकी चर्चा करेंगे तो हो सकता है और जिसकी बात आ जाए। अब आज का जो विषय है हमारा वो है आख्यात अर्थात क्रियापद, ये कैसे बनेंगे। धातुओं में प्रत्यय लगाने से शब्द बना, उनमें ये कारक या ये विभक्तियां लगाने से पद बना, वो हमने सीखा। क्रिया बनाने के लिए जो धातु है उसमें सीधे विभक्तियां लगेंगी, क्रिया विभक्तियां लगेंगी, ऐसा कह लें। इसे लकार विभक्ति भी कह सकते हैं, लकार प्रत्यय भी कह सकते हैं। जिस भी नाम रूप में आपने सुना पढ़ा हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना जान लें जो क्रिया है उसमें ये कोई ना कोई कुछ विभक्ति जुड़ेगा जिससे उसका लिंग वचन पुरुष लकार तय हो जाएगा। एक छोटा सा शब्दांश जुड़ेगा, वो आपको उसका काल या लकार बताएगा, वो किस पुरुष में है ये बताएगा, किस वचन में है ये बताएगा। क्रियाओं में लिंग भेद नहीं होता तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। तो वो लकार बताएगा, वचन और पुरुष बताएगा। लकार वचन पुरुष ये तीन बातें वो एक छोटा सा प्रत्यय बताएगा। जैसे अभी हमने पठत की चर्चा की, पठ धातु है उसमें अति जुड़ा तो पठत बन गया। अब ये अति जो जुड़ा इसने क्या बताया, इसने बताया ये पठत जो है ये अन्य पुरुष है, एक वचन है और लट लकार या वर्तमान काल है। लकार हमने आपको बताया था, लकार का और कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, ये मात्र प्रतीक है। व्याकरणाचार्यों ने कुछ भी समझ करके ये लकार ये भूत भविष्य वर्तमान काल या और इनके कुछ उपभेद वाक्य रचना के विधि वाक्य आदि, इन सबको मिला करके इन रूपों को निर्धारित किया, इनका वर्गीकरण सारणीकरण किया, इनको सूत्रबद्ध नियमित किया। तो इनको व्यक्त करने के लिए उन्होंने कुछ उसके नाम दे दिए स्वेच्छा से। उसका भी कोई और आधार कारण मत पूछिए कि भाई उसको यही क्यों कहा गया, उसका कोई कारण नहीं है, बस उन्होंने एक नाम दे दिया और
एक हमारे लिए प्रतीक हो गया कि इसका ये नाम है, तो इसका ये अर्थभाव हम ग्रहण कर लें। जो उन्होंने नाम दिए, चूंकि एक प्रतीकात्मक नाम देना था, अब ये उन्होंने स्वेच्छा से एक ला अक्षर चुन लिया। अब ला क्यों चुना ये कोई नहीं जानता, उसके अलावा जिसने इसे चुना। पूरी वर्णमाला में उनको ला ही क्यों चुनने में ठीक लगा, ये तो वही जाने। इसका और कोई कारण तर्क मेरे जानकारी में तो नहीं है। जब किसी की जानकारी में हो तो बता सकता है, स्वागत है, जब समय आएगा चर्चा का प्रश्न उत्तर में तो कह सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है कि ला ही क्यों चुना। अब एक अक्षर ला चुन लिया, दूसरा अक्षर उसके बाद टा चुन लिया, क्या बन गया? लट। तो लट लकार वर्तमान काल। अब ऐसे ही क्रमशः लट में ला अकारांत है, आ है, उसमें छोटा सा लट बना। आ के स्थान पर ई कर दिया तो लिट बन गया, ई के स्थान पर ऊ कर दिया तो लुट बन गया, री कर दिया तो लड़ बन गया, लड़ लकार भविष्य काल हो गया। तो इसी प्रकार से स्वर, एक अक्षर ला चुना और उसमें स्वर बदलते चले गए तो नया नया शब्द बनता गया और सबके अंत में टा जोड़ते चले गए। तो लट, लिट, लट, लुट, उसके बाद लेट, लोट, ऐसे ही सब में बस केवल स्वर एक क्रम से लगाते चले जाइए। लट, लिट, लट, लट लकार भविष्य काल और लुट, लेट, लोट, ये सारे लकार आपके बनते चले जाएंगे। मतलब यूं कहें उन लकारों के नाम बन जाएंगे जो व्याकरणाचार्यों ने तय किए हैं, उन्होंने भी ऐसे ही तय किए हैं। अब ला क्यों चुना और टा क्यों चुना ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने निवेदन किया है, किसी की जानकारी में हो तो बता सकता है, लेकिन उन्होंने किसी भी आधार पर चुन लिया, उनको अच्छा लगा चुन लिया, हम यही मान लेते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने कुछ नाम रख दिए, कुछ उनको सुविधा हुई होगी पढ़ने पढ़ाने में। अब हमको इतना समझ लेना होता है, लट लकार ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, उसे हम सीधे सीधे वर्तमान लकार या वर्तमान काल भी कह सकते थे। अब देखिए लकार में भी क्यों कह रहे हैं, पर ला है और कार जुड़ा है, ककार, खकार, चकार, ये वही कहा जाता है कि भाई इस अक्षर की बात की जा रही है। तो लकार का अर्थ यही है कि जो ला से प्रारंभ हो रहे हैं हम उन विभक्तियों की बात कर रहे हैं, तो उन्हें लकार कहा गया। 10 लकार 11 लकार मिलते हैं, तो सभी लकारों में वचन और पुरुष के अनुसार ये विभक्ति प्रत्यय निश्चित हैं। अब ये कैसे निश्चित हैं, फिर वही बात है, ये हमें जानना मानना पड़ेगा कि उस युग में बोलने वाले लोग जैसा बोलते थे, जो समझिए न तो कहीं पठ धातु है, न कहीं अति लकार प्रत्यय है क्या? जन सामान्य पठत पद बोलता है। अब पठत उनको कैसे समझाया जाए जो उस तरह से नहीं बोलते हैं, नए सिरे से किसी को सिखाना है, तो वो देखा सब में जो एक सामान्य मिल रहा है जिससे अर्थ निश्चित हो रहा है वो पठ, पठ से पठत पठंती भी बनेगा, पठक पाठक भी बनेगा, पाठ पाठक्रम भी बनेगा, तो इसका सारा संबंध पढ़ने से हो गया। तो सब में एक सामान्य देखा, पा और ठा 2 अक्षर तो मिल रहे, तो बोले पठमाने पढ़ना, ये धातु बना ली गई सब में सामान्य देख करके। और ऐसे ही देखा भाई पठत बोलता है, लिखत बोलता है, गच्छत बोलता है, तो बोले ये जो ये की या अति जोड़ रहा है, इसको उन्होंने कहा भाई ये विभक्ति प्रत्यय मान लो, किसी भी धातु में जुड़ जाएगा तो उससे ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का बोध करा देगा। ये उन्होंने अध्ययन करके, सर्वे करके, लोगों के बोलचाल को सूक्ष्मता से देख करके अनुभव किया और हमारे लिए सरलता के लिए उन्होंने लिख दिया। ये हमारे ऊपर उनका उपकार है, हम पूरी भाषा का कहां सर्वेक्षण करते रहते, तो अब समझना हमारे लिए सरल हो गया। इसी का नाम व्याकरण है, इसी के लिए व्याकरणाचार्यों का महत्व है। ये शोध उनका है, ये उनका शोध कार्य है, ये कोई विधि विधान नहीं जिसे हम कहते हैं कोई संसद ने पारित कर दिया, उन्होंने कोई नियम बना दिया इसलिए ऐसा है। समाज में जो भाषा प्रचलित थी उसमें उन नियमों को खोजा कि ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं,
तो लोगों को इस तरह से सिखाने में सीखने में सुविधा हो गई, वो उन्होंने बता दिया। तो आख्यात अर्थात क्रियाएं बनाने के लिए ये लकारों के कुछ प्रत्यय खोजकर हमको दे दिए गए, या यूं कह लें आप निश्चित कर दिए गए। उन प्रत्ययों को यदि हम सीख लेंगे तो हम इनके रूप आसानी से हम बना सकते हैं। पुरुष वचन और लकार के अनुसार हम उन धातुओं का क्रिया रूप बना सकते हैं। इन प्रत्ययों को हमें सीखना होगा, बहुत अधिक नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। अभी वो प्रकरण आएगा तब आप देखेंगे कितनी सरलता से हो जाता है। अभी तो हमने सहज भाव से एक उदाहरण के रूप में हमने आपको अति बताया है, अभी आगे आएगा तो ये सारे विभक्तियां, ये सारे जो क्रिया बनाने के लिए प्रत्यय उपयोग हो रहे हैं, विभक्त प्रत्यय आप कुछ भी कह लें, विभक्त कह लें, प्रत्यय कह लें, विभक्त प्रत्यय कह लें, तो कितनी सरलता से हम लोग अभी इसको सीखने वाले हैं। कोई जटिलता नहीं, कोई कठिनता नहीं, बहुत सरलता से हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत सरलता से हम इसे समझ लेंगे। क्रिया बनाने में, क्रियापद बनाने में, क्रियापद रचना में या आख्यात पद रचना में बस इतना ही मुख्य विषय है। अभी इस चरण में हम केवल सैद्धांतिक जानकारी आपको दे रहे हैं कि शब्द रूप या नामिक प्रत्यय, कारक प्रत्यय, कारक विभक्तियां कैसे लगती बनती हैं और ये क्रिया विभक्तियां कैसे लगती बनती हैं। कारक विभक्तियां क्या क्या हैं और उनका कहां कैसे प्रयोग होगा, क्रिया विभक्तियां कितनी है, क्या क्या है, उनका कैसे प्रयोग होगा, ये हम अभी अगले चरण में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अभी एक सामान्य परिचय हम लोगों का इससे हो गया। विशेष में इसमें लिखा हुआ है कि संस्कृत क्रियाएं तीनों लिंगों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग में एक समान होती हैं। जैसा कि हमने कहा कि संस्कृत में क्रिया भेद नहीं होता है, हम लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं, वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे बालिका खेलती, बालिका खेलती, मित्रम खेलती, खेलती तो खेलती, पठती, गच्छति, वो तीनों लिंगों में एक समान है। बालिका गच्छति, बालिका गच्छति, यानम गच्छति, यान तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में नहीं होगा, जो भी मान लें। तो खेलत, गच्छति, पठति, लिखति सभी लिंगों में एक समान चल रहा है। दूसरा है सहायक क्रियाएं। जी, हमारी संस्कृत व्याकरण की इस पुस्तक में, सरल संस्कृत व्याकरण में आपको सहायक क्रियाओं का एक अलग प्रकरण मिलेगा, जो संभवतः अन्य संस्कृत व्याकरण की पुस्तकों में ना मिले। तो इसको भी समझ लें ये क्या है। क्योंकि आधुनिक भाषाओं में, वो चाहे भारतीय भाषाएं हों या किसी भी कारण से हमें अंग्रेजी आदि अन्य भाषाएं पढ़नी पड़ रही हैं, उनमें सहायक क्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। सहायक क्रियाएं अलग से हमें पढ़ाई जा रही हैं। तो उस दृष्टि से हमको लगा सहायक क्रियाओं को सीख समझ लेंगे तो संस्कृत भाषा को भी उपयोग करने में आपको सरलता होगी। ये मैंने अनुभव किया, हमको, हमारे साथियों मित्रों को उससे कुछ सरलता तो हुई, इसलिए हमने सहायक क्रियाओं का प्रकरण थोड़ा सा अलग कर दिया। अब आप कहेंगे जब संस्कृत व्याकरण में सहायक क्रियाएं नहीं थी तो आप कहां से ले आए और क्यों ले आए। महोदय, हम नया कुछ नहीं लाए, हम वही बता रहे हैं जो था पहले से, केवल हमारा उसको व्यक्त करने का एक तरीका है जो आपकी सुविधा के लिए सट हो गया। परंपरागत रूप से जो अस धातु कहलाता है या भू धातु भी है, दोनों समानार्थी माने जाते हैं, अस भू भी कहा है। अस और भू धातु दोनों के अर्थ समान है। तो अस धातु के जो रूप आप पढ़ते हैं, जो भू धातु के पढ़ते हैं, तो यही वास्तव में सहायक क्रियाएं हैं। अस धातु से बना अस्ति, अस्ति अर्थात है, यही सहायक क्रिया है। आसीत था, यह सहायक क्रिया है। तो जैसे
बालका अस्ति, बालका आसीत, छात्रा आसीत। तो इस रूप में सहायक क्रिया के रूप में पढ़ने में हमें, मुझे लगा है कुछ सरलता हो रही है। इससे एक लाभ और हुआ, जो एक सतत लकार है, कंटिन्यूअस टेंस, जब क्रिया लगातार हो रही है, पठत वह पढ़ता है, बिल्कुल ठीक। अब कहा वह पढ़ रहा है, यद्यप हम आपको बता दें कि संस्कृत व्याकरण में पठत कहने से पढ़ रहा का अर्थ भी ग्रहण कर लिया जाता है, फिर भी आधुनिक भाषाओं के दृष्टि से, आधुनिक भाव संवेदना के दृष्टि से, यदि पढ़ रहा है को अलग से व्यक्त करना ही पड़े तो आप क्या करेंगे? तो पट धातु में प्रत्यय लगेगा, अन, आ ना अस्वर है, हलंत लगेगा। पठन, सह पठन अस्ति, वह पढ़ रहा है, बन गया। अब यहां अस्ति बिल्कुल सहायक क्रिया के रूप में आ गया। पढ़ रहा, पठन उस क्रिया के रूप में आ गया, और है लगना है यहां पर सहायक क्रिया के रूप में ही, सही अस्ति आपने लगा दिया। था तो आसीत लगा दिया, पढ़ रहा था, पठन आसीत। तो इस प्रकार से सहायक क्रिया के रूप में यो माने कि अस धातु और भू धातु के जो रूप बताए जा रहे थे, उसको हमने सहायक क्रिया के रूप में अलग से आपको पढ़ा दिया। नया कुछ नहीं है, प्रयोग करने में बिल्कुल समान लगेगा। ऐसा ही रूप आपको संस्कृत साहित्य में, काव्य आदि में दिखेगा, पहले से प्रयोग होता आ रहा है। हम नया कुछ नहीं बता रहे हैं, केवल बताने का तरीका कह लीजिए कि सहायक क्रिया एक अलग प्रकरण बता दिया, जिसमें अस और भू धातु आपको हम सिखाने बताने जा रहे हैं। तो जो परंपरागत शास्त्रीय परिभाषा है एक तिंग वाक्यम, तो उसमें अस और भू धातुओं के तिंग रूप या आख्यातिक रूप या क्रिया रूप, जिसे अभी तक हम आपको बता रहे हैं, तो वही प्रयोग हो रहे हैं। उसका प्रयोग होने से हुआ कि पूर्ण हो गया, केवल पठन कहने से पूर्ण नहीं होगा। अब और पठमाना बालका, ऐसा भी होता है, पढ़ता हूं, बालका पठमाना अस्ति, छात्रा पठमाना अस्ति, सयाना शिशु, शिशु सयाना अस्ति, भाई शिशु सो रहा है। तो आन मान प्रत्यय जोड़ने से भी ये रहा रही का सतत क्रिया होने का भाव व्यक्त हो जाता है। तो वैसे तो ये प्रत्यय प्रकरण में अलग से भी पढ़ा जा सकता था, पढ़ाया जाता है, भाई प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय। अब इसमें से कौन सा कृत प्रत्यय है, कौन सा तद्धित प्रत्यय है, वो विवेचन कर लिया जाएगा। ये प्रत्यय हैं धातु से या शब्द में जोड़ करके, पठन अस्ति, पठमाना अस्ति, उसमें ये सतत लकार का या कंटीन्यूअस टेंस का भाव भी स्पष्ट कर दिया गया। इस तरह इसमें हम लोगों ने आपको अष्टादश लकार, 18 लकार पढ़ाए हैं। अंग्रेजी में 12 टेंस पढ़ने का अभ्यास आपको है, इसमें 18 लकार पढ़ लीजिए, सब आ जाएंगे। ये केवल जिज्ञासा के लिए बताया, आपको लगेगा कि हाँ हमारी संस्कृत भाषा में वो सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि अरे भाई वो रहा रही का प्रयोग आप कैसे करोगे। जी बिल्कुल उसी भाषा में आप देख लें। तो अब आपका आज का व्याकरण सत्र का समय भी हो गया है, ये प्रकरण भी समाप्त होता है। इसके पश्चात तीसरा अव्यय अभिकारी शब्द लिखा हुआ है, वो अव्यय है, इसमें कुछ व्यय नहीं होता, अभिकारी है, इसमें कोई विकार नहीं होता। तो जो शब्द जैसा है वैसा ही पद के रूप में प्रयोग होता है, उसमें कोई विभक्त प्रत्यय नहीं लगता। और ये प्रकरण अब यहाँ पूर्ण होता है। कल से हम लोग अगला प्रकरण इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे, वो है नामिक प्रकरण कारक। जैसा कि अभी हमने कहा कि अभी हमने आपको सामान्य सैद्धांतिक परिचय दिया, तो कारक की विभक्तियां क्या हैं, कैसे प्रयोग होती हैं, कल इस पर हम लोग और गहनता से चर्चा करेंगे।